साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में जल्द ही एक रैपर यानी एक गायक नेपाल का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस रैपर का नाम है बालेन शाह। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो बालेन शाह है, इनका असली नाम है बालेंद्र शाह, लेकिन नेपाल की जनता इनको बालेन शाह के नाम से जानती है। ये युवा है, सिर्फ 35 बरस इनकी उम्र है और इनकी पैदाइश काठमांडू में हुई थी, लेकिन ये मधेसी मूल के हैं। अब आप पूछेंगे कि ये मधेसी मूल क्या होता है। तो जो नेपाल है उसके दो भौगोलिक हिस्से हैं। एक उत्तर का हिस्सा है जो पहाड़ों का हिस्सा है, और एक दक्षिण का हिस्सा है जो मैदानी इलाका है, जिसे तराई इलाका भी कहते हैं, जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। तो ये जो तराई वाला इलाका है यही मधेश कहलाता है। ये मधेश शब्द मध्य देश से बना है। मध्य देश का मतलब हुआ मिडिल कंट्री, और एक तरह से नेपाल के पहाड़ों और भारत के बीच का जो इलाका है उसको मध्य देश कहते थे, उसी से मधेश शब्द निकला है, और वहाँ के लोग मधेशी कहलाते हैं। तो ये बालेन शाह भी मधेशी मूल के हैं। इनके जो पिता थे वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य जिसको कहते हैं, यानी कि देसी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। ये जो बालेन शाह हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की नेपाल के एक व्हाइट हाउस कॉलेज है नेपाल में, और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और उसके बाद ये भारत आ गए और कर्नाटक में एक विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया, यानी MTech किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अब ये जो बालेन शाह है ये तो इंजीनियर तो बन गए, लेकिन इनको ज़्यादा दिलचस्पी थी संगीत में, म्यूज़िक में, और ये रैपर बन गए, रैप सॉन्ग गाने लगे। अब आप कहेंगे कि ये रैप सॉन्ग क्या होता है। तो अमेरिका में 1960-70 के दशक में जो अश्वेत लोग होते हैं, ब्लैक लोग, उनके बीच एक कल्चर पनपा जिसे हिप हॉप कल्चर कहते हैं, और हिप हॉप कल्चर में ही लोग रैप सॉन्ग गाने लगे, रैपिंग करने लगे। मतलब ये रैपिंग होता है, एक तरह से आप बहुत तेज़ी से गाते हैं, तुकबंदियों के साथ गाते हैं, राइम करके गाते हैं, और धीरे धीरे ये जो रैप सॉन्ग थे ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए, और रैप सॉन्ग गाने वाले को रैपर कहा जाने लगा, RAPPER। हिंदुस्तान में भी एक दो रैपर आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे आपने यो हनी सिंह का नाम सुना होगा। उनका एक गीत है 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज़ का। एक बादशाह हैं, एक समय में बाबा सहगल भी बहुत मशहूर रैपर हुए थे इंडिया के। तो ये जो बालेन शाह हैं वो रैपर बन गए, रैप सॉन्ग गाने लगे। लेकिन इनके जो रैप गीत होते थे वो सिर्फ आलतू फालतू मुद्दों पर नहीं होते थे। वो गीत जो होते थे जनता को जगाने वाले गीत होते थे, और उन गीतों के जरिए बालेन शाह ने व्यवस्था पर चोट की। नेपाल के भी हालात कमोबेश हिंदुस्तान जैसे ही हैं। वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है, वहाँ भी परिवारवाद चरम पर है, वहाँ के भी ज़्यादातर जो सियासतदान हैं वो चोर डकैती हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ अपने रैप गीतों के ज़रिए बालेन शाह ने आवाज़ उठानी शुरू की, और देखते देखते वो नेपाल में जो युवा लोग हैं, जो जेन जी जिनको कहते हैं, उनके दिल की धड़कन बन गए। जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। उन युवाओं को, उन लड़के लड़कियों को जेन जी कहते हैं। तो ये बालेन शाह जेन जी के बीच काफ़ी मकबूल हुए।
उसके बाद बालेन शाह ने 2022 में काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा। मेयर जिसको हिंदी में महापौर कहते हैं, और काठमांडू के मेयर का चुनाव इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की तरह लड़ा। मतलब ये किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। लेकिन बालेन शाह आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए और उन्होंने नेपाली कांग्रेस की उम्मीदवार को हरा दिया और बालेन शाह काठमांडू के मेयर बन गए। काठमांडू मेयर बनने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए, खासकर जिसको कचरा प्रबंधन कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, ट्रैफिक सुधारने के लिए। लेकिन बालेन शाह कुछ बड़बोला हैं और कुछ वजहों से वो विवादों में भी रहते हैं। जैसे एक बार उन्होंने सिंह दरबार को ही आग लगाने की धमकी दे दी। ये जो सिंह दरबार है काठमांडू का, यहाँ से नेपाल की सरकार चलती है, यहाँ नेपाल का सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय। तो बालेन शाह ने गुस्से में कह दिया कि मैं सिंह दरबार को ही आग लगा दूंगा। कई बार जो बालेन शाह है वो भारत विरोधी बातें भी करते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें सीता को, जो राम जी की पत्नी थी सीता को भारत की बेटी बताया गया था। इस पर बालेन शाह हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि सीता नेपाल की बेटी थी क्योंकि जनकपुर नेपाल में है, और उन्होंने भारतीय फिल्मों पर कहा कि मैं बैन कर दूंगा, काठमांडू में भारतीय फिल्में नहीं दिखाई जा सकेंगी। इसी तरह एक बार उन्होंने अपने ऑफिस में जो नेपाल का नक्शा लगा लिया, उसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। जैसे भारत का जो उत्तराखंड राज्य है उसके इलाके हैं काला पानी और लिपुलेख, उसको नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया था। इस पर भारत ने विरोध भी दर्ज कराया था। तो बालेन शाह भारत के खिलाफ भी कुछ कुछ बयानबाजी करते नजर आते हैं। अब क्या हुआ साथियों, इसी साल सितंबर में नेपाल में आप जानते हैं जेन जी क्रांति हुई। उस क्रांति में 70 से ज़्यादा लोग मारे गए पुलिस की गोलियों में, और क्रांति इतनी बड़ी थी कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनको इस्तीफा देके हटना पड़ा। उसके बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनी और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हुआ करती थी सुशीला कार्की, वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, यानी आप कह सकते हैं काम चलाऊ प्रधानमंत्री। और उसके बाद नेपाल में 5 मार्च 2026 को, यानी कि आज से 3 महीने बाद आम चुनावों का ऐलान हो गया। अब 5 मार्च 2026 को जो आम चुनाव होंगे उसमें नेपाल की 2-3 पुरानी पार्टियां रहेंगी ही। एक है नेपाली कांग्रेस जिसके नेता हैं शेर बहादुर देउबा, एक है कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिसके नेता हैं केपी शर्मा ओली, एक और कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके नेता हैं प्रचंड। लेकिन नेपाल की जो जनता है इन पुराने नेताओं से अब ऊब चुकी है, वो अब कोई नए नेता को अपना प्रधानमंत्री चाहती है। इसलिए कल एक बड़ी घटना हुई है काठमांडू में। कल ये जो बालेन शाह हैं ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रवि लिमछाने की पार्टी है, और उस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे बालेन शाह। बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में 7 सूत्री समझौता हुआ है। समझौते के 7 बिंदु हैं, 7 पॉइंट्स हैं, और उस पर दोनों में समझौता हुआ है। अब बहुत लोगों का कहना है जो नेपाल की राजनीति को करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि नेपाल का जो जेन जी है वो पुराने नेताओं से और उनकी मौका परस्ती से, उनके करप्शन से, उनके परिवारवाद से बिल्कुल ऊब गया है। क्योंकि नेपाल में एक प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है एक म्यूजिकल चेयर जैसा बन गई है। 2008 में नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ और नेपाल एक रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। लेकिन 2008 के बाद जो भी चुनाव होते हैं तो उसमें बारी बारी से कभी शेर बहादुर देउबा, कभी केपी शर्मा ओली, कभी प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक तरह से म्यूजिकल चेयर इनके बीच चलता है, बारी बारी से कुर्सी पर ये लोग बैठते रहते हैं। तो नेपाल की जनता अब कह रही है कि अब बहुत हुआ, अब किसी युवा को लाना चाहिए। इसलिए युवा चेहरा आज जो सबसे बड़ा नेपाल में है वो है बालेन शाह का चेहरा, जो आज की तारीख में काठमांडू के मेयर हैं,
जिन्होंने रैपर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी, वो हो सकता है मार्च में नेपाल के अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अगर ये होता है तो एक तरह से यूक्रेन की कहानी दोहराई जाएगी। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो एक कॉमेडियन हुआ करते थे, यानी हास्य कलाकार, और वो यूक्रेन की टीवी पर कॉमेडी शो दिखाया करते थे। लेकिन बाद में वो राजनीति में आ गए और आज की तारीख में वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की। तो कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जाएगी कि जो एक रैपर था, जो रैप से गाया करता था, लोगों का मनोरंजन करता था, वो नेपाल का हो सकता है जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो साथियों, बालेन शाह नेपाल के पीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, इसके लिए मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 मार्च के बाद ही तस्वीर साफ होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।